बच्चों, उम्मीद है आप काफी अच्छे होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम सर पे हैं। जो मेहनत आप हाफ ईयरली एग्जाम में करेंगे वो कंट्रीब्यूट आपको करेगी फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी। तो ध्यान रखिए, जो मेहनत अभी आप कर लीजिएगा जिससे हाफ ईयरली भी बेहतर दे पाए और जो आपका एग्जाम पढ़ने वाला है आगे फाइनल एग्जाम, उसमें भी शानदार प्रदर्शन कर पाए। इसी को लेकर मैं कई सारे हेल्पफुल वीडियो आपके लिए बनाए हैं। आज मैं इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के ऊपर बात करूंगा कि आपके चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 9 तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जिसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पर ही आप सिंपल ग्राफ बना देंगे, इसमें कोई दिमाग लड़ाने वाली बात नहीं है। हाँ, ग्राफ आपको मालूम जरूर होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को, और हाँ, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा जैसे कोई भी ग्राफ मिस ना हो। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि जो सीरीज मैं आपके लिए चालू करके रखा हूं उसके लिंक्स कहां मिलेंगे और सीरीज कितनी स्ट्रांग है, जिससे कि आप को बहुत सारा मटेरियल ऐसा मिले जो टॉप क्वालिटी का है और सुपर इजी लैंग्वेज में है। और ये मेहनत अगर अरविंद सर की पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टॉप क्वालिटी फिजिक्स सबसे सरल भाषा में। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स क्लास 12 फिजिक्स के लिए बात कर रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए चैप्टर 1 से 9 तक का। इसके आगे की बात करूं, चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से ग्राफ्स हैं आइए देखते हैं फटाफट। तो ये देखिए, पहला जो ग्राफ आता है वो है फॉर फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन होता है। इनफाइनाइटली लॉन्ग जो वायर है उसका फॉर्मूला बनता है, ये उम्मीद है आपको याद होगा, इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका ग्राफ देखिए, यहां पर अगर बात करें तो अगर लैम्डा से लेके सारी चीजें कांस्टेंट हैं जो कि नॉर्मली रहती हैं, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R रहता है और इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो। अब दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए ये फॉर्मूले होते हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूले आपने याद किए होंगे, नहीं याद किए तो तुरंत पढ़ लीजिए आप। तो ये आउटसाइड के लिए फॉर्मूला, सरफेस के लिए और इनसाइड के लिए रहता है। ध्यान रखिएगा, स्फेरिकल शेल के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखिए, यहां से लेकर 0 से लेकर R तक, जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी होती है, यानी स्फेरिकल शेल के अंदर, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और उसके बाद सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है और उसके बाद E इज प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन R स्क्वायर। इस तरीके से ये वेरी करता है। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है स्फेरिकल शेल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर, बाहर और सरफेस के ऊपर। बेटा आगे की बात करते हैं चैप्टर 2 में। इसमें दो ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है जो जरूर तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करते हैं। यहां पर देखिए जो ग्राफ है, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, जो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता। तो यहां पर देखिए 0 से लेकर R तक, जो कि इनसाइड की बात की जा रही है, स्फेरिकल शेल के अंदर इनसाइड, वहां पर देखिए पोटेंशियल 0 नहीं है, उसकी एक वैल्यू है जो कि सरफेस के बराबर ही रहती है, कांस्टेंट होती है। जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही थ्रू आउट द शेल रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। और बाहर ये V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R रहता है। ये फॉर्मूले मैंने लिखे हैं आउटसाइड के लिए ऑन द सरफेस, और ऑन द सरफेस ही रहता है इनसाइड के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट है दोनों में फर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में। आगे बात करते हैं, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट था, यही ग्राफ तैयार कर लेंगे तो इससे यही पूछा जा सकता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए चैप्टर नंबर 3 में, तो इसमें देखिए ये ग्राफ आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। ये जो ग्राफ बना हुआ है ये मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विद टेम्परेचर। तो ये मेटल कॉपर लिखा है, मेटल्स के लिए ले लीजिए, और ये है किसके बीच में, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी काफी तेजी से बढ़ती है इन केस ऑफ मेटल्स। और यहां बात की जाए तो ये आपका है नाइक्रोम के लिए, जिसे एलॉयज आप बोलते हैं। तो मैं ये मोटे तौर पे एलॉयज लिख देता हूं, ये ग्राफ वैसे नाइक्रोम के लिए है। तो ये देखिए यहां पर ये टेम्परेचर के से और रेजिस्टिविटी के बारे में है, लेकिन टेम्परेचर का गैप ज्यादा है, तो यहां पे डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कम रहती है। ये दोनों ग्राफ भी अच्छे से तैयार कीजिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको मिलेंगे। ये ग्राफ और है, ये सेमीकंडक्टर्स का ग्राफ है। ये देखिए लिखा है, मैं रिपीट लिख नहीं रहा हूं। यहां टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी घट जाती है, इसका अल्फा नेगेटिव होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी गिर जाती है, इसको तैयार करके रखिए। अगला ग्राफ देखिए,
वी आई ग्राफ है जंक्शन डायोड के लिए, और ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंस को दिखाया जाता है। तो ये डायोड के लिए, जंक्शन डायोड के लिए ग्राफ बनता है। देखिए V बढ़ाएंगे तो I कैसे बढ़ रहा है, उधर V बढ़ाने पे I कैसे बढ़ रहा है। ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, इसलिए नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के केस इस केस में ये फॉल करता है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होता है। एक और इंटरेस्टिंग ग्राफ है इसमें, VI ग्राफ फॉर गैलिनियम आर्सेनाइड, जो नॉर्मली एलईडी बनाने के काम में आती है। इसमें एक रीजन देखिए होता है निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, यानी R की वैल्यू निगेटिव होती है। इसको निगेटिव कब बोलते हैं? जब आप V बढ़ा रहे हो और I गिर रहा हो। अगर V बढ़ाने पर I गिर जाए तो आप रेजिस्टेंस को निगेटिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये इसलिए कि ये लेस देन जीरो है, सी मत समझ लेना इसको, लेस देन जीरो। ध्यान रखिएगा, ये आपको रीजन पहचानने को बोल देते हैं कि निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन पहचानिए, और ये नॉन लीनियर रीजन है, यानी कि ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करने वाला। तो इस तरीके से इसको पकड़ के रखिए, अगर ग्राफ में आ जाए तो आप जानकारी ले और दे पाए। ये देखिए किसके बारे में है? सुपर कंडक्टिविटी के बारे में है। ये पारा या मरकरी के बारे में, 4.2 केल्विन पर ये अपनी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पूरा खो देता है, सुपर कंडक्टर हो जाता है 4.2 केल्विन के ऊपर। तो इसका भी ग्राफ आप पकड़ के रखिए। अगले ग्राफ इसी के बारे में बात करेंगे, सेल्स के बारे में। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, ये ईएमएफ और रेजिस्टेंस के बीच में नॉन डिपेंडेंसी रहती है, यानी रेजिस्टेंस को कितना भी ज्यादा कर दीजिए ईएमएफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू देखा था, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। 3 ग्राफ है इसमें। दूसरा देखिए यहां पर ये E वर्सेस R का ग्राफ है। ये क्या है? V वर्सेस R। ये V है और ये R है। ये सेल के ग्राफ हैं, सेल के ग्राफ। तो इसको भी पहचान के रखिए। मैं डिटेल नहीं समझा रहा हूं कैसे ग्राफ बना, मैंने चीजें लिखी हैं। बनाऊंगा तो ये पढ़ाई का वीडियो हो जाएगा जो 25-30 मिनट तक चला जाएगा। तो आप इसको जानकारी ले लीजिए कि V वर्सेस R सेल के लिए कैसे बनाएंगे, V R का रिश्ता आपस में क्या है। अगली बात करते हैं, ये देखिए ग्राफ जो बना है, ये V वर्सेस I है। वो V वर्सेस R था, ये V वर्सेस I है। इसके अंदर जो स्लोप होता है इंटरनल रेजिस्टेंस को देता है, और इसकी जो टॉप वैल्यू होती है ईएमएफ, यानी जब करंट जीरो हो तो उस समय आपको ईएमएफ मिल जाता है। तो V वर्सेस I ग्राफ सेल के बारे में पता होना चाहिए। चौथा चैप्टर में बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, तो बायो सावर्ट्स लॉ से आप देख रहे हैं यहां पर क्या आ रहा है। एक करंट कैरिंग वायर B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। तो B इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। ये है लॉन्ग स्टेट कंडक्टर, जो कि लंबा कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, उससे B इज प्रोपोर्शनल टू R का ग्राफ आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है वेरिएशन ऑफ B विद डिस्टेंस फ्रॉम ए स्टेट कंडक्टर। तो ये पकड़ के रखें यहां पर। दूसरा देखिए, ये अलोंग द एक्सियल, अलोंग द एक्सेस एक करंट कैरिंग लूप है, उसकी अलोंग द एक्सेस कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है। इसको याद करके रखिएगा, फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। और इसका ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, सेंटर पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, R बढ़ाने पे घट जाएगा। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र किया जा रहा है। फिर ये सोलेनॉइड की बात की जाती है। सोलेनॉइड के अंदर अगर बात किया जाए, अंदर मतलब इनसाइड, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है म्यू नॉट NI के बराबर फ्लैट, लेकिन इसके एंड पर इसकी वैल्यू आधी हो जाती है इसकी। देखिए 0.2 लिखा है, तो ये वैल्यू ड्रॉप करके देखिए एंड पर कितनी हो गई, B/2। तो ये ग्राफ भी आपको आइडिया होना चाहिए सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का हालचाल। आगे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे कुछ ना कुछ आएगा इस बार एग्जामिनेशन में। ये एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो इससे बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द वायर, ऑन द वायर, और वायर के बाहर कैसा बनता है उसका देखिए, ये मैंने लिखा B आउटसाइड कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/R। इसका डेरिवेशन भी काफी पूछा जाता है। तो ये इनसाइड की कहानी है, यहां से लेकर यहां तक, A इसका रेडियस लिया गया है, ये इनसाइड है, सरफेस पे पीक वैल्यू, और ये आउटसाइड की कहानी है। ये ग्राफ किसके बीच में? ये R है और ये मैग्नेटिक फील्ड है वायर के लिए। B इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। ये फॉर्मूले हैं, इसकी तैयारी रखिएगा, इससे कुछ ना कुछ आपका 100% इस बार एग्जामिनेशन में पूछा है। डेरिवेशन आए, चाहे सवाल आए, चाहे ग्राफ है, कुछ ना कुछ आना है। मैग्नेटिज्म की बात की जाए तो ये क्यूरीज लॉ के ऊपर साइम सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बोलते हैं, जो 1/T के प्रोपोर्शनल है, या C/T पे। तो ये साइम और T के बीच का ग्राफ है, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच का ग्राफ। फिर ये फॉर डायमैग्नेटिक के लिए जो साइम की वैल्यू होती है इंडिपेंडेंट फ्रॉम T होती है। तो यहां पर देखिए साइम की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ T है।
ये ध्यान रखिएगा। इस किसके लिए है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। इंटरेस्टिंग बात है, साथ में ये निगेटिव वैल्यू भी होल्ड करती है, इसलिए ये ओरिजिन से नीचे की तरफ है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात कर लेते हैं, चैप्टर 6 में कोई ग्राफ आपका नहीं है। चैप्टर 7 की बात करें तो ये आपको अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पता ही है, थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे। आगे की बात करते हैं तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए फेजर डायग्राम, ये फेजर डायग्राम और ये ग्राफ जो वेव फॉर्म का ग्राफ है, ये दोनों ही पता होना चाहिए। प्योर रेजिस्टिव, प्योर कंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर एल वाला इंडक्टर सर्किट। प्योर इंडक्टर का मतलब होता है केवल इंडक्टर लगाओ और कुछ ना लगाओ। प्योर रेजिस्टेंस का मतलब केवल रेजिस्टेंस हो और कुछ ना लगाओ। तो इसको आप तैयार करके रखिए। प्योर इंडक्टर के लिए केवल इंडक्टर है तो फेजर डायग्राम बहुत पूछा जाता है, और ये वेव फॉर्म वाला डायग्राम। इसी तरह एक्सेल का एक डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेल आपको पता होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, जो कि आपका ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल के बराबर होता है। एक्सेल इज प्रोपोर्शनल टू एफ, और ये एक्सेल और एफ के बीच में ये स्ट्रेट लाइन आती है जो ओरिजिन से पास हो रही हो। अगली प्योर कैपेसिटिव सर्किट का ये फेजर डायग्राम है, तैयार रखिएगा, और ये वेव फॉर्म वाला डायग्राम। आगे बात करें एक्सी के बारे में तो ये 1/ओमेगा सी 1/2 पाई एफ सी, तो इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, आपको तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ये रहा एलआर सर्किट का ग्राफ, तो इसको भी तैयार करके रखिए। मैं ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं, आपको बस ध्यान दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है सीआर सर्किट। सीआर सर्किट का भी जो फेजर डायग्राम है आपको आना चाहिए। ये सीरीज एलसीआर सर्किट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी तैयार करके रखिएगा जिससे चीजों को आप कनेक्ट कर सकें। ये रेजोनेंस का ग्राफ है, बहुत पूछा जाता है आपसे। आप यहां पर देख रहे हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर पे आई काफी ज्यादा मिलता है। जैसे जैसे आप आर को कम करेंगे आई की पीक वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है या ग्राफ बोल लीजिए। ये आपको बनाने को आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को दिखाइए। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मूव करते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं, और जिस डायरेक्शन में चलती है वेव वो भी उसके परपेंडिकुलर होती है। इस तरह का काम होता है, जैसे मैं चल रहा हूं, वेव चल रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। एक डांस हो गया। ये रे ऑप्टिक्स की बात की जाए तो रे ऑप्टिक्स में एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन का ये ग्राफ बड़ा पूछा जाता है। इसके लिए ये प्रिज्म की वैल्यू या प्रिज्म के डायरेक्शन या एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन जो ये आ रहा है ये हमको पता होना चाहिए। ये ग्राफ है, एक ही जगह डेल टाइम मिलता है, बाकी जगह और भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये ग्राफ की वैल्यूज थी, ग्राफ जानकारी थी। जो सीरीज आपके लिए, मैं इसको आप तैयार करिएगा, कम से कम ये तैयार होना बहुत जरूरी है। साथ में मैं जो सीरीज आपके लिए चला रहा हूं जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डिटेल्ड वन शॉट देखिए, बहुत प्यारे वन शॉट हैं। सारे डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, सारे कॉन्सेप्ट कवर मिलेंगे बहुत कम टाइम में। नॉर्मल जो बड़े चैप्टर्स भी हैं उनके 2.5 घंटे या 2 घंटे 40 मिनट के आपके वन शॉट आराम से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा, मैंने पीवाईक्यू सीरीज भी चालू करके रखी जिसमें 2024 के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं, पिछले 10 साल के। इसको देख लीजिए, जैसे सवाल भी पुख्ता मजबूत हो जाएं। और रिवीजन के लिए 60 मिनट की वन शॉट सीरीज है जो आप पढ़ लें और भूल जाएं कल को 2 दिन 4 दिन बाद, तो तुरंत इसको देखकर अपने हाफ ईयरली की तैयारी तगड़ी कर सकते हैं। जो मेहनत हाफ ईयरली के लिए करेंगे वो कंट्रीब्यूट आपको हाफ ईयरली के साथ साथ फाइनल एग्जाम में भी करने वाली है और फ्यूचर के एग्जाम में भी करेगी। और अगर कुछ आप थोड़ी बहुत फीस देने को मेंटली तैयार हैं तो आपके लिए द्रोणा 2.0 है 12th वाले बच्चों में। इसमें लाइव क्लास मिलेगी, मैं खुद पढ़ाता हूं शाम को, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के सारे वीडियो सॉल्यूशंस मैंने रिकॉर्ड किए अपनी सरल भाषा में, वो भी आपको मिलेगा। पूरी किताब एक्सरसाइज एग्जांपल्स, 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियोस मिलेंगे, साथ में वर्कशीट भी मिलती है जो पर चैप्टर 20 से 25 क्वेश्चन लेती है फुली सॉल्व। तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी, सारे डाउट्स निकल जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं द्रोणा 2.0 ठीक है सर, लेकिन उसके अलावा एक कोर्स और है 12th संपूर्ण। अगर आप चाहते हैं केवल मुझे पीवाईक्यू के वीडियो और एनसीईआरटी बुक के वीडियो मिल जाए तो यहां पीवाईक्यू देखिए, 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियो कोर्स है, ये वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको मेरी भाषा में सरल। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे वीडियो, एनसीईआरटी एग्जांपल के सारे वीडियो, टोटल वीडियो है इसके अंदर 771, जिसमें पीवाईक्यू के वीडियो है 514, यानी 2024 के भी सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं पीवाईक्यूज के। और ये तो लगाना ही पड़ेगा आपको, आप कहीं से कुछ कर लें, बिना इसको लगाए तैयारी कंप्लीट नहीं हो सकती आपको। तो जो भी कोर्स आपके लिए सुटेबल हो, चाहे वो द्रोणा लेना चाहें आप, सारी चीजें मिल जाएंगी, या एक पार्ट उसका लेना चाहें तो आप 12th संपूर्ण ले सकते हैं। और अभी इस पे बिग ऑफर चल रहा है, अगर आप लेना चाहें तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर स्थिति हो सकती है। और ये
काफी है, इसके बाद कुछ लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पे द्रोणा भी दिख जाएगा आपको और 12th संपूर्ण भी दिख जाएगा, वहां क्लिक करके बाई का ऑप्शन मिलेगा, लेकर कंप्लीट कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आपका एक पॉजिटिव मोटिवेटिंग कमेंट मुझे मोटिवेट कर देता है और बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो अच्छा लगे, सपोर्टिव लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, पॉजिटिव मोटिवेटिव कमेंट, जिससे मेरा मन करे और जोश के साथ काम करने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।